हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि बोरा जिमिन पे छुप के नज़र रखे हुए था और वो जिमिन के हर किए गए काम पे नज़र रख रहा था कि आखिर जिमिन इन दिनों कर क्या रहा है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन अपना ऑपरेशन वाला गाउन पहन रहा था। उसने अभी अपने हाथ पे मास्क नहीं लगाए थे, उसने सिर्फ ऑपरेशन के कपड़े पहने थे। उसने अपने बालों को एक कैप से ढक लिया था ताकि ऑपरेशन करते हुए उसके बाल ना गिर जाए। जिमिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले बेसिक पे आकर खड़ा हुआ। उसने केबिन के दरवाजे से अंदर ऑपरेशन थिएटर में देखा और एक गहरी लंबी सांसें ली और उसने अपना हाथ धोना स्टार्ट कर लिया। हाथ धोते वक्त उसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन घूम रहे थे। क्या जिमिन ने ये करके सही किया? क्या जिमिन खुद को कूल दिखाना तो नहीं चाहता? नहीं, जिमिन खुद को कूल दिखाना बिल्कुल नहीं चाहता और इस वक्त जो जिमिन को सही लगा उसने वही किया। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की और नल बंद किया और अपने हाथ ऊपर हवा में उठाए वो ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगा। उसने रास्ते में ऑपरेशन थिएटर के बाहर आर्यन को रोता हुआ देखा और होबी की गोद में सुबिन को सोया हुआ भी, और होबी सुबिन के बाल को सहला रहा था। वही ते भी था। ते बहुत कमज़ोर और बहुत पतला लग रहा था। हालांकि उसके ऑपरेशन के बाद अब उसे थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के लिए मिल ही रही थी जो उसके ऑपरेशन डाइट पे थी। और जंकुक उसके बगल में जेनी और यूनजून के साथ था। जेनी की आंखें बंद थी और यूनजून एकटक होकर अपने मॉम की ओर ही देख रहा था। जिमिन ने गहरी सांसें ली और यूनजून को देखकर स्माइल किया। यूनजून ने भी सेम वही किया। जिमिन को आता देख रामजून रोते हुए जिमिन के पास आ गया और उसने जिमिन के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ जिमिन, प्लीज़, तुम ही हो वो कर सकते। प्लीज़ मेरी जेनी को बचा लो। मेरी जेनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके बिना मर जाऊँगा, प्लीज़, आर्यन ने कहा और वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। जिमिन को कभी इतना डर नहीं लगा था। उसने एक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन किया था। उसने एक माफिया का भी ऑपरेशन किया था, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया था इस तरह का। भले ही उसने ते का हार्ट ऑपरेशन किया था, लेकिन ते की इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जितनी अभी जिन की थी। जिमिन ने गहरी सांसें ली और आर्यन की ओर देखकर कहा, ह्योंग, आप टेंशन मत लो। जिन ह्योंग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे और मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं, समझे। जिमिन ने पूरी कोशिश की कि वो आर्यन को अपने बातों पर ले सके। फिर उसने काई की ओर देखा। काई ने हाँ में सर हिलाया और अपने जुड़वा भाई को लेने आ गया। आर्यन, तुम टेंशन मत लो, जिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिमिन पर भरोसा रखना चाहिए, काई ने भी कहा। आर्यन ने हल्के से बस हाँ में सर हिलाया और जिमिन अंदर से डर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अंदर से डर रहा था। जिमिन कांपते हुए पैरों से ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हुआ। वहाँ दो नर्स जिमिन को ऑपरेशन कवर, उसके हाथ पे ग्लव्स और मास्क लगाए और जिमिन अपने सामने बेहोश और खून में लथपथ जिन को देख रहा था। ये सब आज शाम से ही शुरू हुआ था, जब जिमिन अपने बच्चों को लेकर अपने घर चला गया और उसने सुबिन को जिन और आर्यन के घर छोड़ दिया। तब तक जिन बिल्कुल ठीक और स्वस्थ था और उसका बेबी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। जिमिन हमेशा जिन के पास जाकर उसकी बेली को टच किया करता था। हालांकि जिमिन के 2 बच्चे थे, लेकिन जिमिन प्रेग्नेंट नहीं हुआ था कभी। उसे तो जेनी और यूनजून किसी फेरी टेल की कहानी की तरह मिले थे जो उसे आसमान में ही मिल गए थे, यानी एरोप्लेन में। और जिमिन हमेशा जिन के बेबी पंप को टच करके बेबी की मूवमेंट को जानता रहता था। जिमिन सुबिन को छोड़ने के बाद अपने घर चला गया था। उसने फिर अपने और बच्चों के लिए खाना बनाई। जंगकुक ने कहा था कि वो आज बाहर ही खाना खा कर आया, तो जिमिन ने उसके लिए खाना नहीं बनाया। वो और बच्चे शाम में जिमिन उन बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा था। जिमिन को ऐसा काफ़ी कम ही वक्त मिलता है जब वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाए। हालांकि इटली में जिमिन को ज़्यादा टाइम मिला करता था, क्योंकि इसका वहाँ एक शेड्यूल फिक्स था कि जिमिन को क्या करना है क्या नहीं। लेकिन कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिमिन ने सोचा था कि वो कोरिया में हॉस्पिटल में वर्क करेगा, लेकिन किसी आइडल कंपनी में काम करना ये जिमिन का कभी
स्कूल चार्ट में ही नहीं था। जिमिन और बच्चे होमवर्क कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी वहाँ आ गया और उन सबकी मदद करने लगा। सभी थोड़ी देर टीवी देखने के बाद जैसे ही 11:30 बजे सभी की आंखें बंद होने लगी, जिमिन ने यूनजुन और जेनी को उसके कमरे में भेज दिया क्योंकि उन्हें कल स्कूल भी जाना था। जिमिन उन्हें लेट नहीं करना चाहता था। और वही जंगकुक अभी भी कुछ ऑफिस के वर्क ही कर रहा था, तो जिमिन ने उसे जल्दी सोने बोलकर वो भी अपने कमरे में सोने चला गया। और करीब 1:30 बजे जैसे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे हिला रहा है। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और वहाँ घबराए जंगकुक को देखा। जिमिन, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जंगकुक ने घबराते हुए कहा। जिमिन उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? जिमिन ने घबराते हुए पूछा। तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें मेरे मोबाइल से क्या काम है? जिमिन ने पूछा। आर्यन, तुम्हें कब से कॉल किया जा रहा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? जिमिन जंगकुक ने रूम में देखते हुए, मेरा फ़ोन तो बच्चों के कमरे में ही छूट गया था। जिमिन ने याद करते हुए कहा। जिन सीढ़ियों से गिर गया है, जंगकुक ने घबराते हुए कहा। अब जिमिन का दिल बैठा जा रहा था। क्या, कैसे? जिमिन ने कहा। अभी क्या कैसे करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। काई और होबी भी निकल चुके हैं और उन्होंने सुबिन को भी अपने साथ ले लिया। बेचारे बच्चे को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं था। जंगकुक ने कहा। हाँ, तुम जब बच्चों को उठाना। जिमिन ने कहा। हम बच्चों को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, जिमिन ने कहा। और वो अपने वार्डरोब में जाकर अपने कपड़े ढूंढने लगा। जंगकुक ने अपने कपड़े पहन लिए थे। वो जिमिन के कमरे में आने से पहले ही उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और जंगकुक बच्चों को लेने के लिए जिमिन के कमरे से बाहर निकल गया। और जिमिन मन ही मन सोच रहा था कि ये जिन के साथ क्या हो गया। जिन तो शाम तक कितना अच्छे से था, उसने अच्छे से बात की थी। और जब आर्यन ने बताया कि यूंगी ने आज क्या किया और मायरा की सच्चाई बाहर आ गई, तो जिन बहुत खुश हुआ था। और उसने यूंगी को बहुत सी गालियाँ भी दी थी कि यूंगी बहुत मंद बुद्धि है, उसका दिमाग नहीं है और भी बहुत कुछ। लेकिन इस तरह का हादसा होना जिन के साथ जिमिन सोच भी नहीं सकता था। जिमिन ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज किया और वो अपने रूम से बाहर निकला। जिमिन जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, उसने अभी आधे नींद में यूनजुन और जेनी को देखा जो जंगकुक के पीछे पीछे आ रहे थे। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? जेनी ने पूछा। बेबी, आपके जिन अंकल सीढ़ियों से गिर गए, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्या? जेनी और यूनजुन ने एक साथ कहा। क्या वो ठीक है मम्मा? यूनजुन ने पूछा। नहीं पता बेबी, हमें जल्दी से चलना चाहिए। अभी बात करने में हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ओके? जिमिन ने उन्हें समझाते हुए कहा। और दोनों बच्चे हाँ में सर हिला लिए। जिमिन को अपने बच्चों पे बहुत नाज था क्योंकि उसके बच्चे हमेशा जिमिन की कही गई बातों को मानते थे। वो जिमिन को समझते थे। हालांकि वो जिमिन उसका अपने मोम नहीं, लेकिन क्या हुआ, जिमिन के लिए वो बच्चे अपने ही बच्चे थे। और सभी करीब 20 मिनट जैसा हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे में आधा घंटा से 40 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन जंगकुक ने कार बहुत तेज़ी चलाया। जिमिन को डर लग रहा था कि इतनी तेज़ कार चलाने से कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन अभी इस वक्त में इस विषय में बात करने का वक्त था ही नहीं। जिमिन के मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे थे। जिमिन जल्दी से दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा क्योंकि इसे पता है इस हालत में जिन सिर्फ उसे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ही मिल सकता था। जब वहाँ देखा तो उसने आर्यन को खून से लथपथ अपने शर्ट में देखा। काई और होबी वहाँ बैठे हुए थे और सुबिन रो रहा था और होबी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? जिमिन ने वहाँ आते हुए कहा। जिमिन देखो ये क्या बोल रहे हैं? आर्यन ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब जिमिन का हाथ भी खून में लथपथ होने लगा था। क्या हुआ योंग? जिमिन ने घबराते हुए पूछा। उस जिमिन के मुंह से सही वर्ड नहीं निकल रहे थे। ये बोल रहे कि मेरी जिनी को नहीं बचा सकते। तुम बताओ नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जिमिन प्लीज़ कुछ तो करो, आर्यन ने कहा। और जिमिन ने अपने सामने खड़े डॉक्टर से पूछा। आप ये क्या बोल रहे हैं? जिमिन ने पूछा। मिस्टर पार्क, आपको नहीं पता, पेशेंट के बचने के चांस सिर्फ 30% है और इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं जो ये ऑपरेशन करने के लिए रेडी है। बिकॉज अगर बेबी या बेबी के पेरेंट्स यानी कि उसकी मदर को कुछ भी हो गया तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर ही जाएगा। उस डॉक्टर ने जिमिन को समझाते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? जिमिन ने ज़ोर से कहा। मैंने इससे भी कम चांसेस में ऑपरेशन किए हैं और ये तो 30% है, इतना ज़्यादा। जिमिन ने कहा। आपने ये इटली में किया था? एक पीछे से आवाज़ आई। वहाँ इन था, लेकिन कोरिया में ये सब हो रहा है। क्या आप
اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو؟ این نے پوچھا۔ جمین کے پاس ابھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جن کو اس طرح ان لوگوں کو چھوڑ کر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے جمین نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں تیار ہوں، میں جن ہیوں کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس طرح جمین ابھی جن کے آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن کے کمروں میں کھڑا تھا۔ جمین نے آپریشن تھیٹر کے اندر جانے سے پہلے آرین کی اور دیکھا اور کہا، ہیونگ، میں آپ سے یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ جمین نے کہا اور وہاں چلا گیا۔ آپریشن اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ آرین ابھی بھی رو رہا تھا۔ اب سبین سو چکا تھا۔ وہ اتنی زیادہ رو رہا تھا کہ اب اس کی آنکھیں بھی لال ہو چکی تھیں اور وہ ابھی بھی نیند میں کبھی کبھی روتے ہوئے ہچکیاں لے رہا تھا۔ بیچارہ بہت رویا ہے، ہوبی نے سبین کے بال سہلاتے ہوئے کہے۔ آخر اس بیچارے بچے ابھی 3 ہی سال کا تھا۔ اس نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جہاں اس کی ماں خون سے لت پت سیڑھیوں کے نیچے پڑی ہو اور اس کا ڈیڈ اسے اٹھا رہا ہو اور روتے جا رہا ہو۔ سبین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سبین بہت بریوری سے اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنے ڈیڈ کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے، کیونکہ ابھی اس کی موم کی جان زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ جیسے ہی سبین نے ہوبی کو دیکھا، وہ اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ زور زور سے رونے لگا، لیکن ہوبی اسی کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے سبین کو بہت اچھے سے سنبھالا اور اسے بتاتا رہا کہ وہ کتنا بریو ہے، اس کی موم کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپریشن اسٹارٹ ہوئے ابھی آدھا گھنٹے ہو چکے تھے۔ اندر سے کوئی بھی رپورٹ نہیں آیا تھا۔ جمین اپنی پوری دل جان لگا کر جن کے آپریشن کو کر رہا تھا۔ وہاں قریب 15 منٹ جیسے بعد یونگی دوڑتے ہوئے آیا۔ آرین، ہیونگ، یونگی نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ ان سب نے یونگی کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ویسے اس میں ان کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان 7 سالوں میں ان کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوا تھا کہ وہ یونگی کو چاہ کر بھی نہیں بلانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت یہ بات لڑنے جھگڑنے کی نہیں تھی۔ آف کورس ان نے ہی یونگی کو یہ بات بتائی ہوگی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جن ہیونگ ٹھیک تو ہے نا؟ سگن آتے ہوئے کہا۔ لیکن آرین اس حالت میں نہیں تھا کہ یونگی کی کوئی بھی باتوں کو جواب دے سکے، تو کائن نے خود سے ہی جواب دینا اسٹارٹ کر دیا۔ وہ دونوں ٹھیک ہے، بس ابھی جمین اندر آپریشن ہی کر رہا ہے۔ جن ہیونگ کے بچنے کے چانس صرف 30% ہے، اسی لیے کوئی ڈاکٹر ان کے آپریشن کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بٹ جمین نے کہا ہے کہ وہ جن ہیونگ کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے اور وہ آپریشن کرنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ جمین یہ سب کر سکتا ہے، کائن نے کہا۔ اور یونگی بھی تے کے بغل میں ہی بیٹھ گیا۔ تے نے یونگی کی اور دیکھ کر ایک ہلکی سی اسمائل دی، لیکن اس کی اسمائل جلدی ہی غائب ہو گئی جب جنگکوک نے تے کو گھورا اور تے نیچے کی اور دیکھنے لگا۔ یونگی نے اس بات کو جانے دیا، بیکاز وہ جانتا تھا کہ جنگکوک کو ایسے غصہ ہونا جائز ہے۔ آپریشن کرتے ہوئے 1 گھنٹے ہو گئے تھے، تبھی سبھی نے آپریشن تھیٹر کے اندر بچے کی رونے کی آواز سنی۔ ایک تھوڑی سکھد خبر تھی کہ بیبی ہو گیا ہے۔ بیبی اچھے سے سوستھ ہے کہ نہیں؟ آرین یہ جاننے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن کائن نے اسے روک لیا۔ ابھی نہیں، کائن نے کہا، اور آرین بے تحاشا ہو کر چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو نکل رہے تھے۔ آرین اور جن ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا پیار سب کی آنکھوں میں دکھتا تھا۔ جمین انہیں اپنے ہائی اسکول کے لاسٹ ایئر میں ہی ملا تھا، لیکن وہ جب اپنے سبھی دوستوں سے ملا تھا، تب اسے پتا چلا تھا کہ کائے اور ہوبی کپل ہیں، اور یہاں تک کہ نامجون اور جن بھی۔ لیکن اس وقت تے، جمین، جنگکوک اور یونگی کپل نہیں بنے تھے، وہ بعد میں ہی بنے تھے۔ لیکن جمین نے دیکھا تھا کہ آرین جن سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جمین کے آتے ہی جن کے ساتھ کوئی اچھا چیز نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اسٹیپ موم نے جن کو گھر میں قید کر لیا تھا، لیکن آرین نے اسے وہاں سے نکال لیا۔ جمین نے پلان بنایا تھا اور جمین کے پلان کے ہی مطابق جمین نے پہلے جن کے اسٹیپ بھائی جیک کو بہت سے ڈرایا دھمکایا کہ وہ مافیا سے بلونگ کرتا ہے، وہ جیک کو کڈنیپ کر لے گا، یہ وہ، اور جیک اس ڈر سے جمین کو پیسے لا کر دے دیا، اور جمین نے یہ پیسے جن کو دے دیا۔ لیکن شاید جن نے کبھی ان پیسوں کا یوز ہی نہیں کیا تھا۔ جمین نے جب بھی پوچھا، اس نے کہا کہ اس نے جیک کے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ جن ایک بہت سمجھدار لڑکا تھا، حالانکہ وہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا جتنا جمین تھا۔
आई थिंक जिमिन के जैसा कोई भी नहीं था वहाँ पास। लेकिन फिर भी अगर जिन को कोई बात अच्छी से बता दिया जाए तो जिन उस बात को कभी नहीं भूलता था। और वही आर्यन, आर्यन पढ़ाई में अपने भाई से बहुत अच्छा था और वो जिन से भी अच्छा था। वो अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में 3rd आया था, तो वही इनवो 2nd आया था और जिमिन 1st आया था। आर्यन और जिन अपने बचपन से ही डेटिंग कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन दोनों के बीच कभी भेदभाव नहीं हुई थी। उन्हीं के बीच लड़ाई झगड़े भी हुए थे जैसे बाकी कपल्स के बीच होते हैं। लेकिन आर्यन ने जिन के साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही जिन ने। उस वक्त अच्छे से याद था जिमिन को, जब जिमिन जिन और उसके बाकी दोस्तों से लगभग मिला ही था। उन्हें मिले लगभग 1 दिन हुए थे या उससे ज़्यादा, ये मायने नहीं रखते हैं। जब आर्यन को पता चला था कि जिन की स्टेप मॉम जिन की शादी कहीं और करने वाली है किसी बुढ़े से, तो आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो जिन से उसी वक्त शादी करना चाहता था, लेकिन ऑफकोर्स वो उस वक्त माइनर थे, उनका अभी उम्र नहीं हुआ था शादी का। बट ते ने दिमाग लगाकर उन लोगों की नकली शादी ही कर ली थी। लेकिन उस नकली शादी से ही आर्यन कितना खुश था। हालांकि जिमिन आर्यन और जिन की शादी में नहीं था, वो इटली में था। लेकिन उसे जंगकुक से खबर मिली थी कि आर्यन और जिन शादी कर रहे हैं और उसी डेट पे, जिस डेट पे ते ने उन दोनों की नकली शादी कराई थी। जिमिन ये जानकर बहुत खुश हुआ था। उसे जिन और आर्यन की शादी में आने का बहुत मन था, लेकिन जिमिन चाहकर भी नहीं आना चाहता था। ऐसा बात नहीं था कि वो अपने दोस्तों से गुस्सा था। जिमिन तो बस अभी किसी को फेस करना नहीं चाहता था इस वक्त, इसीलिए जिमिन जिन और आर्यन की शादी पे भी नहीं आया था। और आर्यन हॉस्पिटल थिएटर के बाहर बैठे बैठे अपने वेडिंग रिंग को देख रहा था। वो बस अभी गॉड, अल्लाह, भगवान, वो इस दुनिया में जो भी है उससे बस यही मांग रहा था कि वो बस उसकी जिन को सही सलामत वापस ले आए इस खतरे से। कभी आर्यन ने किसी गॉड के बारे में जिक्र नहीं किया था, नहीं आर्यन ने बताया कि वो गॉड को मानता है। लेकिन आर्यन अभी इस मुकाम पे था कि वो गॉड को भी मानने को तैयार था। वो गॉड से अपनी जिन की सलामती की दुआ ही मांगना चाहता था। और वही दूसरी तरफ जिमिन बेबी को देखकर खुश था। बेबी बॉय था और बहुत क्यूट था, लेकिन जिमिन के पास अभी भी टेंशन था क्योंकि जिन की हार्ट बीट अब कम होती जा रही थी। बेबी को क्लीन करो और इसके डैड को जाकर दे दो, जिमिन ने कहा। और 2 नर्स बेबी को क्लीन कराने के लिए वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही बेबी को क्लीन करने लगे। और वही जिमिन जिन के पेट की सिलाई करने लगी। ऑफकोर्स जिन को ऑपरेशन करके बेबी को निकाला गया था। जिन तो इस वक्त होश में ही नहीं था कि जिमिन उसे पुश करने के लिए कह सके, इसीलिए जिन को ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकाला गया था। जिमिन जल्दी से जिन की स्टिचिंग कर रहा था, लेकिन इस पर उसके हाथ काँप रहे थे क्योंकि जिन की धड़कनें कम होती जा रही थी। डॉक्टर, एक नर्स ने कहा, पेशेंट के दिल की धड़कनें बहुत कम हो गई है, इसे सुनना भी बहुत मुश्किल है। उसने कहा, नहीं नहीं जिन ह्योंग, आप हमें ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते। जिमिन ने कहा, तो तुम स्टिचिंग करो, उसने एक नर्स से कहा। नर्स ने हाँ में सर हिलाया और वो जिमिन की जगह आ गया। और जिमिन जल्दी से जिन के दिल के पास गया। उसने अपना हाथ जिन के दिल के पास रखा, लेकिन जिन का दिल सच में ही बहुत ज़्यादा ही धीरे धड़क रहा था। ये तो ऐसा लग रहा था कि जिन का दिल कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन जिमिन इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं था। जिमिन ने इससे भी कम परसेंट वाले लोगों को ऑपरेशन किया है, लेकिन जिमिन इसमें नहीं हार सकता है। जिमिन ने जिन की गाल थपथपाने स्टार्ट कर लिए। जिन ह्योंग, आप यह क्या कर रहे हैं? आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जिन ह्योंग, जिन ह्योंग, जिमिन ने जोर लगाकर चिल्लाना स्टार्ट कर लिया था। अब वहाँ सभी नर्स जिमिन से डरने लगे थे। एक नर्स ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर, बेबी क्लीन हो चुका है। उसने कहा, उसके डैड को जाकर दे दो। जिमिन ने कहा। उसने बेबी की ओर देखा भी नहीं क्योंकि उसका ध्यान अभी जिन की ओर था। जिमिन ने 2 आयरन करने वाले जैसे 2 उपकरण बाहर निकाले। वो लग रहे थे कि वह आयरन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो दिल की धड़कनें वापस लौटाने वाले जिससे करंट मिलता है, ये कुछ वैसे ही था। मुझे इसका नाम नहीं पता एक्चुअली। जिमिन ने उन दोनों आयरनों को जिन के दिल पे रखा और
تھوڑا اپنی جگہ سے اوپر اٹھا اور پھر واپس گر گیا۔ اس وقت جمین کے پیر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جن کے جانے کی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جمین نے اسے باہر پھینکا اور وہ جن کے کندھے کے اوپر چڑھ گیا۔ جمین کے دونوں پیر ایک طرف تھے اور اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ جن کے دل کی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے اور اسے زور زور سے پش کر رہا تھا اور یہی بڑبڑایا جا رہا تھا، جن یونگ آپ ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ آریم ہیون سوبین اپنے نیو بیبی کیسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہیں یونگ نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا، ابھی تو ہم ملے ہیں، ابھی تو ہمارے بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے سوبین کو اپنا سن ان لا بنانا ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ یونجن آپ کا سن ان لا بنے گا، پھر ہم رشتے دار بن جائیں گے، یونگ آپ نے کہا تھا نا آپ ان کی شادی دیکھیے گا، تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیے نا پلیز یونگ۔ جمین یہ سب کہہ رہا تھا اور ساری نرس جمین کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اتنا بڑا ڈاکٹر ایک اپنے دوست کے لیے اتنے حد تک جا سکتا ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک نرس کی نظر مانیٹر پہ گئی، اس نے تھوڑی خوشی سے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ان کی دل کی دھڑکنیں نارمل ہو رہی ہیں۔ اس نرس نے مانیٹر کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا یونگ آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، مجھے پتا تھا۔ جمین نے جن کے اوپر سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور پھر وہ جن کے سر کے گھاؤ کے مرہم پٹی کرنے لگا اور جمین ابھی بہت راحت فیل کر رہا تھا، لیکن پھر ایک بار جن کی دھڑکنیں دھیرے ہونے لگی تھی، لیکن جمین کو پتا تھا کہ ابھی اسے کیا کرنا ہے۔ جمین نے اپنے دونوں جمین نے اپنے دونوں ہاتھ جن کے دل کے پاس رکھے اور اسے زور زور سے پش کرنے لگا، اسے انجیکشن لگاؤ۔ جمین کے منہ سے شبد بھی نہیں نکل رہے تھے، وہ اتنا زیادہ کانپ رہا تھا اور ڈر رہا تھا۔ ایک نرس نے جن کو انجیکشن لگایا اور جن کی دھڑکنیں پھر نارمل ہو گئی۔ ہمیں انہیں آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا۔ آپریشن سکسیسفل رہا، جمین نے کہا اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ بات جا کر پیشنٹ کے گھر والوں کو بتا دو، جمین نے کہا اور وہ اب لگ بھگ ہانپ ہی رہا تھا۔ جمین نے جیسے اپنی سانسیں بہت لمبے سمے سے روک کے رکھی ہوئی تھی۔ جمین نے پھر محسوس کیا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل رہا ہے اور آریم بھاگتا ہوا جن کے پاس آ رہا ہے۔ لیکن جمین رونے لگا تھا، جمین پھٹ پھٹ کے رو رہا تھا، لیکن آریم نے جمین کو رونے سے نہیں روکا۔ اسے پتا ہے کہ جمین آخر کیوں رو رہا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ آخر آپریشن تھیٹر میں ایسا ہوا کہ جمین کو رونا پڑا، لیکن اس نے جمین کو رونے دیا۔ دھیرے دھیرے کر کے سبھی اندر آئے اور جمین کو اس طرح روتا دیکھ کر یونگی جمین کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جنگکوک وہاں آ گیا اور اس نے جمین کو گود میں لے لیا۔ جمین سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، میں نے لگ بھگ انہیں کھو ہی دیا تھا، جنگکوک تمہیں پتا ہے میں نے لگ بھگ یونگ کو کھو ہی دیا تھا، جمین نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے، جمین نے روتے ہوئے کہا۔ اب جن یونگ ٹھیک ہے نا، اب رونا بند کرو، اب کچھ نہیں ہوگا، جنگکوک نے بھی کہا۔ لیکن اگلے ہی پل جمین نے محسوس کیا کہ کوئی اسے زور سے گلے لگائے ہوئے ہے۔ جمین نے اپنے اوپر دیکھا، وہاں خون سے سنا ہوا آریم کا شرٹ کا سلیب دیکھ رہا تھا۔ جمین نے دیکھا کہ آریم نے اسے ٹائٹلی ہگ کیا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ جمین، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا، تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، تم نے میرا جن مجھے واپس دے دیا، تھینک یو جمین، تھینک یو۔ آریم بار بار جمین کو تھینک یو ہی بولے جا رہا تھا اور جمین بھی آریم کو یہی سمجھا رہا تھا کہ جن کو بچانا جمین کا فرض تھا، اور اسی طرح جمین نے آریم کو سمجھایا کہ بھی جن کو پہلے آبزرویشن میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہی اسے کوئی نارمل سی روم میں شفٹ کیا جائے گا، لیکن آریم ریڈی نہیں تھا۔ لیکن جمین نے آریم کو اچھے سے سمجھایا کہ ابھی جن کو آبزرویشن میں رکھنا کتنا ضروری ہے، اور آخر میں آریم نے بھی یہ بات سمجھ ہی لی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مسٹر اور مسز کم بھی آ چکے تھے۔ یہ تے کے پیرنٹس نہیں، یہ آریم اور کائی کے پیرنٹس تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جن سیڑھیوں سے گرا ہے، آف کورس وہ بھوسان میں تھے، میرا مطلب دیگو میں تھے، اور دیگو سے اتنا دور آنا آسان نہیں تھا، اسی لیے وہ لیٹ سے پہنچے، اور وہ اپنے پوتے یعنی اپنے سیکنڈ پوتے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ یہ بیبی بوائے ہے اور بالکل جن کی طرح ہی دکھ رہا ہے، لیکن اس کی حرکتیں آریم کی طرح تھی۔ وہ ایک ٹک ہو کر آریم کو ہی دیکھتا رہتا تھا، اور بھی آریم بھی اپنے بیٹے سے بہت خوش تھا۔
यूनजून, जेनी और सुबिन भी बहुत खुश थे। उन्हें एक छोटा सा नन्हा मेहमान मिल चुका था और वही सुबिन को एक छोटा भाई मिल चुका था। और वो जेनी और यूनजून को यही बता रहा था कि अब वो एक बड़ा भाई बन चुका है, तो अब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली डायरी को अपने घर पे रखा है। वो जेनी और यूनजून को ये दिखाने के लिए बहुत खुश था। और जिमिन अपने बच्चों को इतना देखकर ही खुश था। फाइनली सब ठीक है, जिमिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम थक गए होगे, तेन ने पूछा। तुम अभी तक रूम नहीं गए? जिमिन ने कहा। ओ जिमिन प्लीज़, अब 1 महीने जैसा हो गया है और तुम्हें पता है मैं इस शरीर से हॉस्पिटल में रहते रहते थक चुका हूँ। तेन ने गहरी लंबी सांसें ली, लेकिन अगले ही पल तेन ने महसूस किया कि जंगकुक उसे घूर रहा। जिमिन, मुझे लगता है कि मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए, मैं चलता हूँ, तेन ने खड़े होते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जंगकुक ने कहा। जिमिन तुम ऑफकोर्स, जिमिन ने जंगकुक की बात काटते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक यही बोलने वाला है कि वो बच्चों का ख्याल रखे, और जिमिन इसके लिए रेडी था। और आर्यन अभी भी जिमिन को थैंक यू ही बोले जा रहा था। अभी सुबह का वक्त हो चुका था और 5 बज रहे थे और जिमिन बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो पूरी रात जगा था और जिमिन अकेला नहीं था कि वो पूरी रात जगा था। सभी, यहाँ तक कि बच्चे भी जगे हुए थे। बीच में बच्चे कभी कभी सो भी गए थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा थकावट, ज़्यादा नींद महसूस होती है। तो जिमिन ने तय किया कि आज वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा और सुबिन भी तो स्कूल नहीं जा सकता अपनी मॉम की इस हालत में छोड़कर। लेकिन इन सब में जिमिन ये नोटिस करना तो भूल ही गया था कि योंगी भी उन सब के बीच में था। और एक पल के लिए जैसे सभी ये भूल चुके थे कि योंगी ने कोई अपराध किया था, या योंगी उन सबका दोस्त नहीं था 7 साल से, या योंगी से वो लोग कभी बात ही नहीं कर रहे थे। ये तो बस ऐसा था कि सभी अभी योंगी से बात कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे अचानक से हुआ। लेकिन जिमिन की नज़र जैसे ही योंगी पे पड़ी तो जिमिन की धड़कनें बढ़ सी गई। उसने उन दोनों की लड़ाई के बाद से योंगी से बात नहीं की थी। असल में उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था। जिमिन योंगी को अपने केबिन में छोड़कर बच्चों को लेने के लिए घर चला गया था। फिर उसने बच्चों को अपने अपने घर छोड़ दिया था। फिर रात को ये सब हो गया, फिर वो लोग रात में ही आ गए, तो जिमिन के पास टाइम ही नहीं था योंगी से बात करने के लिए। जिमिन, क्या हम बात कर सकते हैं? योंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। और जिमिन योंगी की आंखों में आशा का भाव साफ साफ देख रहा था कि जिमिन हाँ कर दे योंगी के साथ बात करने के लिए। लेकिन जिमिन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन जिमिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक नर्स वहाँ पास आ गया। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ चुका है, उसने सभी के हैरान चेहरे को देखते हुए क्या सच में? आर्यन ने जोर से कहा। आर्यन ही हूँ, जिमिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। आपको मेरे ऊपर यकीन तो है ना? जिमिन ने कहा। ऑफकोर्स जिमिन, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, आर्यन ने कहा। हाँ, मैं चेक करके आता हूँ, जिमिन ने कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन वो जाने से पहले होबी की ओर मिला। मैं बच्चों का ध्यान रख लूँगा, होबी ने कहा। और जिमिन ने हाँ बोलकर जिन को चेक करने के लिए चला गया था। जैसे ही जिमिन जिन के केबिन में आया, जिन ने उसकी ओर आशा भरी आंखों से देखा। टेंशन मत लीजिए ह्योंग, सब ठीक है, और हाँ आपका बेबी भी ठीक है। जिमिन ने जिन के कुछ पूछने के पहले ही बता दिया, क्योंकि जिमिन को पता था कि जिन क्या बोलने वाला है। और आपको पता है आपका बेबी भी आप ही की तरह बहुत क्यूट है, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन आपको पता है उसकी हरकतें बिल्कुल आर्यन ह्योंग की तरह है। जिमिन ने जिन की धड़कनें चेक करते हुए कहा। जिन कुछ बोलने के लिए मुँह खोल ही रहा था, तभी जिमिन ने कहा, वो बॉय है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, आपको पता है उसने मुझे बहुत परेशान किया जब मैं इसका ऑपरेशन कर रहा था आपका, जिमिन ने कहा। और जिन हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन ह्योंग, अब जिमिन का वो मजाकिया मूड चला गया था। अब जिमिन एक शांत लड़के की तरह और जो बहुत ज़्यादा ही गंभीर है उस तरह बात कर रहा था। मैं ये जानने में रुचि रखूँगा कि आप सीढ़ियों से कैसे गिरे, जिमिन ने कहा। जिन ने गहरी सांसें ली और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। नहीं, आप अभी इस वक्त इस हालत में नहीं कि आप कुछ बोल सकते हैं, जिमिन ने कहा। और जिन ने गुस्से से पॉट बना लिया। मैं आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जिमिन ने कहा। लेकिन जिमिन ने फिर से जिन की ओर देखा और जिन
उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेबी को आपके मिल्क की ज़रूरत है, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। हमने सोचा था कि हम उसे पाउडर मिल्क पिला देंगे, लेकिन आपको पता है जब न्यू बॉर्न बेबी को अपनी मोम की ही मिल्क पहले पीने चाहिए, जिमिन ने कहा। और जिन ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि जिमिन ने उसे बोलने से मना किया था। जिमिन ने जिन के कुछ और टेस्ट लिए और फिर नर्स को बोलकर आर्यन को अंदर भिजवाया। आर्यन अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ था। आर्यन जैसे ही केबिन में आया, आर्यन और जिन की आंखों दोनों में ही आंसू आ चुके थे और जिमिन इनके सेंसिटिव मूवमेंट का एक पार्ट बन चुका था। आर्यन ने अपना बेबी जिमिन को पकड़ाया और जिन के पास जाकर उसके फोरहेड में किस किया। उसने उसके पूरे फेस में किसेस की और जिन का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा। जिन की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। जिमिन को यही वक्त सही लगा, इसलिए उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, योंग आप रोना बंद कीजिए और अभी आपको खुश होना चाहिए था कि जिन ह्यूंग अभी सेफ है, लेकिन आप रो रहे हैं, जिमिन ने कहा। और आर्यन ने अपना आंसू पोंछा। तुमने ठीक कहा, मुझे खुश होना चाहिए, आर्यन ने भी कहा। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच, एक बार आर्यन ने फिर कहा। नहीं, आप इसके बजाय आप मुझे पार्टी दे सकते हैं, जिमिन ने कहा। मेरे पास उससे भी एक अच्छा आइडिया है, जिन ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन जिमिन ने उसे घूरा। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, जिन ने कहा। आपको लगता है, जिमिन ने कहा। जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और उसकी आंखों में आशा का भाव था, क्या तुम हमारे तैयून के गॉडफादर बनोगे? उसने जिमिन की ओर देखा। ओह, तैयून का, ठीक है। क्या? जिमिन ने अचानक से जिन की ओर देखते हुए कहा। आपका और भी बेबी है? आपने मुझे बताया नहीं कि आपके कितने बेबी हैं। आपने तो कहा था कि आपके सिर्फ सुबिन है और ये बेबी है ना आपका, जिमिन ने कहा। जिन हल्के से मुस्कुराया और आर्यन की ओर देखा। हमने सोचा था कि अगर बेबी बॉय होगा तो उसका नाम हम तैयून रखेंगे, जिन ने कहा। ओ, तो ये तैयून है, अच्छा, जिमिन ने कहा और वो बेबी को सहलाने लगा। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि मुझे इसका गॉडफादर बनना है। अच्छा, क्या गॉडफादर बनना मेरा ठीक रहेगा? जिमिन ने कहा। तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है जिमिन, आर्यन ने कहा। तुमने इसे 30% चांस होने के बावजूद भी तुमने जब हमारे बेबी को बचा लिया, तो और कौन हमारे बेबी का गॉडफादर बन सकता है? आर्यन ने कहा। आपको ऐसा लगता है? जिमिन ने कहा। ऑफ कोर्स, बताओ तुम हमारे बेबी के गॉडफादर बनोगे ना? आर्यन ने पूछा। लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जिमिन ने कहा। वो हल्का सा हंसा। मुझे खुशी होगी, जिमिन ने कहा। हेलो बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ, जिमिन ने कहा। तो ठीक है, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। जब हम पार्टी रखेंगे तो मैं उसमें अनाउंस कर दूंगा कि तुम हमारे बेबी के ऑफिशियली गॉडफादर हो, आर्यन ने कहा। लेकिन ह्यूंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस आपसे मजाक किया था, जिमिन ने कहा। मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं सीरियस हूँ, जिमिन, आर्यन ने कहा। ओके बस, लेकिन ह्यूंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिमिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। और जिमिन इस वक्त थोड़ा सीरियस में लग रहा था। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये शायद सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी, जिमिन ने बेबी की पीठ को सहलाते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जिन ह्यूंग के ऑपरेशन किए हैं उसके पैसे, जिमिन ने कहा। अब जिन और आर्यन के फेस जिमिन की ओर घूमे हुए थे। उन्हें जिमिन को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिमिन कहना क्या चाहता है वो आर्यन समझ नहीं रहा था। मुझे पता है कि हॉस्पिटल अपना पैसा तो लेकर रहेगी, लेकिन जैसे कि हर डॉक्टर ऑपरेशन के बाद अपना पैसा लेता है, मैं चाहता हूँ कि मैंने एक ज़मीन देखी हुई है, जिमिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हॉस्पिटल के ठीक नज़दीक। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, जिन हों कि जो पैसे से मैंने ऑपरेशन किया है उसके लिए वो ज़मीन खरीदे, जिमिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। आर्यन ने कुछ समझा तो नहीं, लेकिन जिमिन की ओर देखकर हाँ में सर हिलाया। ओके ठीक है, बट तुम बताओगे कि उस ज़मीन में क्या बनाना है? आर्यन ने कहा। एक अनाथ आश्रम, जिमिन ने कहा। और ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड कुछ आर्मीज पूछ रहे थे कि मैं इतना लेट वीडियो क्यों अपलोड करती हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से आर्मीज़ को पता है कि मेरे भाई बहन छत्तीसगढ़ के यहाँ आए हुए हैं, तो वो जब रहते तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में औकड़ फील होती है और टाइम भी नहीं मिलता, इसीलिए मैं रात को ही
रिकॉर्डिंग करके एडिट करके डाल देती हूँ।